Hello, hello, hello. Mic check. 1, 2, 3. हेलो हेलो हेलो. चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग. सो शैल वी स्टार्ट. शुरुआत करते हैं. अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसका एक बार क्विक रिकैप हो जाए. सबसे पहले हमने टैक्स का मतलब डिस्कस किया था. टैक्स यानी फीस है जो सरकार लोगों से कलेक्ट करती है, जिसका इस्तेमाल लोगों के हित के लिए किया जाता है. टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो लोगों से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है. अब उस डायरेक्ट टैक्स में पहले दो टैक्स हुआ करते थे, दैट इज इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. अब तो एक ही टैक्स बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स. वेल्थ टैक्स हो चुका है अबॉलिश. उसके बाद नेक्स्ट हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब डिस्कस किया था. इनडायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस है जो लोगों से डायरेक्टली नहीं किसी इंटरमीडियरी के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, उनको अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में फिलहाल जीएसटी और कस्टम्स है. दोनों का वेटेज हमारे लिए तो इक्वल वेटेज है. 50-50 नंबर के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ना है. अब उसके पढ़ने की हमने शुरुआत भी की थी प्रीवियस लेक्चर में. अपन ने सबसे पहले तो पहले लेक्चर में अपन ने आपको यह बताया था कि हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स जो है वो संविधान में मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है, तो यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स का जिक्र हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था वो था आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 सेज कलेक्ट ओनली दोस टैक्सेस व्हिच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था आर्टिकल 245 जो कहता है सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. आर्टिकल 246 ने तीन लिस्ट दी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 के टैक्सेस जो कलेक्ट करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं. लिस्ट 2 जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं वो उसके टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और लिस्ट 3 के जो टैक्सेस है वो कलेक्ट करने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट के पास है. तो कोई भी टैक्स पढ़ते वक्त हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स कौन सी सरकार कलेक्ट करती है. देखिए ये टैक्स किस लिस्ट में मेंशन किया गया है और उस लिस्ट की किस एंट्री में वो टैक्स मेंशन किया है. जैसे हमने इनकम टैक्स एक्ट से शुरुआत की, तो इनकम टैक्स हैज बीन मेंशन्ड इन लिस्ट 1. लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82. एंट्री नंबर 82 क्या कहता है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम. यानी हिंदुस्तान में जो भी टैक्स लगाया जाएगा इनकम पे, वो सारी इनकम पे लगाया जाएगा. बस एक इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया नहीं जाएगा और वो इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम. इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में कि एग्रीकल्चर इनकम जो है हिंदुस्तान में टैक्स नहीं होता है. एग्रीकल्चरल इनकम छोड़ के बाकी सारी इनकम हिंदुस्तान में टैक्स की जाती है. ओके. अब शुरुआत आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑनलाइन वाले जुड़ चुके हैं हमारे साथ. हिमांशु, आदित्य, राहुल, आयुष, दानिश, अजय, देन वैभव जी, ईशान, नितिश, अजय जी, ओके, हर्ष जी, याचना जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो शुरुआत करते हैं. सो देवी और सज्जनों, जैसे कि आप जानते हो कि पहले 5 मिनट में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं. जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो फटाफट एक बार रिवाइज हो जाता है. सो प्रिया जी गुड मॉर्निंग बेटा. सभी को गुड मॉर्निंग जो जो धीरे धीरे जुड़ रहे. राहुल गांधी जी प्रणाम. पप्पू जी, सोहम गुड मॉर्निंग. जीतू, हर्षिल, वैभव, ओके. वैभव जी कह रहे हैं सर मैंने आपको आंसर भेजा था, आपने सीन नहीं किया. नहीं बेटा वैभव जी, आप मैसेज डिलीट करने से पहले हम रीड कर लेते हैं. सो चिंता ना करें वैभव जी, आपका आंसर सीन हो चुका है. ठीक है. बस डिस्कशन जो है वो क्लास में ही होगा. पहले हम आपको नहीं बताएंगे कि आपका आंसर सही है गलत है. हम खुश है कि आप होमवर्क कर रहे हो, इस बात से हम बहुत ही खुश है बेटा. ओके. हर्षिल नमस्ते बेटा. मोहित गुड मॉर्निंग बेटा. चलो सो शुरुआत करते हैं. देवी और सज्जनों सब लोग जुड़ चुके हैं, शायद कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे. गौरव और सरे जी गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. ओके.
सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल डिस्कस करने के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी अगर आपने इनकम कमाई होगी हिंदुस्तान में तो उसके ऊपर आपको हिंदुस्तान के अंदर टैक्स भरना मैंडेटरी है, ठीक है। व्हाटएवर इनकम हैज बीन अर्न्ड इन इंडिया यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। ये डिस्कस होने के बाद अगला डिस्कशन जो अपन ने किया था वो कुछ इस प्रकार से था। अगला डिस्कशन अगर आपको याद होगा तो ठीक है, जो कल के सत्र में हुआ था कि कोई भी कानून हिंदुस्तान में जो बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एज वेल एज अगर फॉलो नहीं करते तो उसके लिए पनिशमेंट जो किया जाता है वो जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत होता है। मैकेनिज्म क्या है, हमारे संविधान ने जो है ना वो पावर्स 3 हिस्सों में बांट दी है। कौन से 3 कैटेगरीज में पावर को डिवाइड किया गया? सबसे पहला तो यस लेजिस्लेटिव ऑर्गन आता है जिसका कार्य लॉ बनाने का होता है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हेड जो है वो हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट हेड्स द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी कानून बनने से पहले जब वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, ड्राफ्ट फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल। बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट होता है? बिल लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की साइन होती है और उसके बाद बनता है वो एक्ट। ओके, वैसे तो इसके बारे में आप डिटेल में जेआईजीएल में पढ़ ही लोगे, सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं करने पड़ते, डायरेक्टली लोकसभा का अप्रूवल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद पास हो जाता है, तो वो सब आप जीगल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में, ठीक है। सो क्योंकि ये ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में कवर होने वाला है इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। अब ये डिस्कस होने के बाद मित्रों अपन ने डिस्कस किया था कि एक्ट बनाने का और एक्ट में बदलाव लाने का दोनों अधिकार जो है ना वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास ही है ना। कोई भी एक्ट में चेंज लाना है तो वो चेंज भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ला सकता है, ठीक है। और कोई एक्ट बनाना है तो वो बनाने का काम भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है। ओके, चलो ये डिस्कस करने के बाद हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था लॉ एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड जो है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। सो अंडर प्राइम मिनिस्टर देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डील विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, 2 बोर्ड्स, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। CBDT stands for Central Board of Direct Taxes, CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs, ठीक है। Finance Ministry is headed by निर्मला सीतारमण जी। ओके, देवी जी 2 मिनिस्ट्रीज को होल्ड करती हैं, देवी जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी, ठीक है। सो शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज शी इज अ कॉर्पोरेट एंड लॉ मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। चलो, सो उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था एक्ट तो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। एक्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाता है, रूल्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बनाता है। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट। रूल्स में सारा प्रोसीजरल पार्ट बताया जाता है। इसके अलावा ये जो बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये अपने एम्प्लॉइज को गाइडलाइंस इशू करने के लिए क्या इशू करता है? सर्कुलर्स इशू करता है। सर्कुलर्स किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? सर्कुलर्स दे आर बाइंडिंग ओनली ऑन द ऑनलाइन वालों, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन होम? ऑनलाइन वालों, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन होम? सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल और ऑन द ऑफिसर्स? सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन ऑनलाइन वालों, फटाफट जवाब देंगे आप। वेरी गुड, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ओनली ऑन द ऑफिसर्स, ठीक है। सो सर्कुलर्स ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो चर्चा की थी, ओके, इनकम यस, जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन वॉलंटरली हम ये सर्कुलर्स फॉलो कर सकते हैं। चलो, ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था जुडिशियल ऑर्गन का। जुडिशियल ऑर्गन में वी हैव यस एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट। द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ इज ए लॉ, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, जिन जजमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता इसका मतलब वो जजमेंट लॉ बन जाते हैं, फाइनल बन जाते हैं, सभी के ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं। ओके,
हाई कोर्ट के जजमेंट्स वैसे अगर हम देखे जाए तो दे आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पीपल ऑफ दैट स्टेट, नॉट ऑन द एंटायर नेशन। ओके, बिलो हाई कोर्ट देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने बनाया वो हम सभी के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बना था उसमें हर साल बदलाव होते गए। हर साल जो बदलाव किए जाते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा किए जाते हैं। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन पास करता है, जो हम सभी के ऊपर बाइंडिंग होता है। ओके, अब इसी के बारे में आज के सत्र में बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है, और आज के सत्र में आपको नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए। ओके ओके, चलो उसके बाद हमने इनकम टैक्स रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। रूल्स दे आर फ्रेम्ड बाय द executive organ, that is government. They are also binding on all. Circular, CBDT और CBIC यानी बोर्ड्स पास करते हैं, they are binding only on the officers or employees, whereas judicial judgments given by the Supreme Court they are binding on all of us। चलो यहां तक चर्चा हुई थी, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपकी शुरुआत होती है इनकम टैक्स एक्ट से। सभी लोग तैयार हो? सभी लोगों का 100% ध्यान है? देखो, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि रोज आप घर पे रिवाइज कर रहे हो, उसके बावजूद हम क्लास में आपका एक बार रिवीजन करवा के लेंगे। लेकिन बहुत बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, सर क्लास में रिवीजन करवा रहे हैं तो इसका मतलब अपन ने घर में रिवीजन करवाना नहीं है। ऐसे नहीं है मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप रोज रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने बताया 15 मिनट रोज देंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट विल बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, अगले 2 महीने में इनकम टैक्स एक्ट पूरा बाई हार्ट हो जाएगा। बस रोज के 15 मिनट देने हैं, उससे ज्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ 15 मिनट, और क्लास में 100% अटेंशन होना चाहिए। मैं जब भी रिवीजन करूंगा तो मेरे साथ आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। कम से कम आपका 400 से 500 बार पूरा इनकम टैक्स एक्ट रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। सो इसके लिए आप बस बने रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया था, ठीक है, सो भले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया, लेकिन बनाने के बाद, ठीक है, उसको इफेक्टिव जो किया गया ना, वो 1 अप्रैल 1962 से किया गया, ठीक है। सो पहला साल जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल था वो था 62-63, यानी 1962 और 1962-63, ये जो ईयर था, दिस वाज द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फ्रॉम विच इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज मेड एप्लीकेबल। सर इसका मतलब 1961 यानी 62-63 इस ईयर से पहले लोग इनकम टैक्स भरते ही नहीं थे क्या? भरते थे, लेकिन पुराने एक्ट की तरह, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने का वो एक्ट था, ठीक है, उसकी तहत हम लोग इनकम टैक्स भरते थे। लेकिन पहली बार 1961 में ये जो इनकम टैक्स एक्ट लाया गया, इसमें यहाँ हिंदुस्तान के आगे की 30-40 साल की, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है। बाद में हर साल भले ही उसमें बदलाव लाया जाता है, ठीक है, तो लेकिन अब ये एक्ट भी बदला जाएगा, ठीक है। जैसे कल ही मैंने बताया था कि जल्दी ही इनकम टैक्स एक्ट को अबॉलिश करके हो सकता है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड भी लेके आए। चलो, सो हर 30-40 साल के बाद कानून को बदलना जरूरी है, क्योंकि स्थिति बदल जाती है, तो जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस बदल जाती है तो उसके मुताबिक लॉस बदलना भी बहुत जरूरी होता है। चलो, अब हाँ, तो ये जो इनकम टैक्स, जब मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट अबॉलिश हो जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, तो बच्चे समझते हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो इररिलेवेंट है। बिल्कुल इररिलेवेंट होगा, आगे जाके इसका अपने को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हो तो डायरेक्ट टैक्स कोड आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। सो एक्ट बदलता है, इसका मतलब सारी चीजें खारिज की जाती है, ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें सिमिलर रहती है। तो इसके लिए आप पढ़ोगे, भविष्य में जो भी प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट की वो आपके हित की ही रहेगी, ठीक है, आपको उपयुक्त रहेगी। चलो, अब शुरुआत करते हैं। ये जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया था, which was made effective from 1st April 1962, इस एक्ट का आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ये एक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जैसे हम हमारे सब्जेक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं ना, वैसे एक्ट को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। एक्ट को 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, हर एक चैप्टर का मकसद अलग अलग है, ठीक है। सो ऐसे समझ लो, हमारे सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक कैसे होते हैं, वैसे यहाँ पे चैप्टर्स है। तो दिस एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन 23 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में सेक्शंस है। तो 23 चैप्टर्स के सेक्शंस की टोटल लें तो टोटल 298 सेक्शंस है इसमें, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स में स्केड्यूल्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। सो इसके लिए ये स्केड्यूल रेफर करो, उसके लिए वो स्केड्यूल रेफर करो। स्केड्यूल की कहां जरूरत पड़ती है? एक्ट बताते वक्त, एक्ट पढ़ाते वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो इन ऑल देयर आर ऐसे 14 स्केड्यूल्स प्रिस्क्राइब किए गए। तो एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको याद रखना है
23 चैप्टर्स है। उन 23 चैप्टर्स में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? तो 298 सेक्शंस है। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं? तो 14 शेड्यूल्स है। और एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ना, वो कब से इफेक्टिव हुआ है? ठीक है, किस ईयर से ये इफेक्टिव हुआ है, किस डेट से इफेक्टिव हुआ है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ना, वो 1 अप्रैल 1961 से इफेक्टिव हुआ होगा ऐसे याद रखते हैं। नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहा जाता है, लेकिन इट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो भी हम आपकी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, ओके। ये मैंने इनकम टैक्स एक्ट का आपको समरी बताया। क्या क्या याद रखोगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। दूसरी चीज याद रखेंगे, इसमें कितने सेक्शंस हैं? 298। कितने चैप्टर्स हैं? 23। और कितने शेड्यूल्स हैं? 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे रूल्स के बारे में, इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में। ठीक है, रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद चाहिए तो ये आप लिख दीजिएगा, लिखने के लिए समय देंगे, चिंता ना करें। रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट के साथ इनकम टैक्स रूल्स भी बनाए। रूल्स एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है, तो ये रूल्स भी ठीक है बनाए गए थे, लेकिन रूल्स के लिए जैसे एक्ट के लिए ईयर 1961 था, रूल्स का ईयर 1962 था, क्योंकि एक्ट बनने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो इसलिए एक्ट पहले बनाया गया और बाद में रूल्स। तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 दे आल्सो वर मेड इफेक्टिव फ्रॉम द सेम डेट। ठीक है, नहीं तो आप इसमें भी गड़बड़ करते हैं। जैसे अब एक्ट में याद रखते हैं, एक्ट बना 61 में और इफेक्टिव हुआ 1 साल बाद यानी 62 से। तो रूल्स के लिए भी ऐसे याद रखते हैं, रूल्स बने 62 में तो ये भी इफेक्टिव होंगे 1 साल बाद से यानी 63 से। तो ऐसा नहीं है, रूल्स बने भी 62 में एंड दे वर मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1962 इटसेल्फ। ठीक है, ओके। और हर साल इस इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट लाई जाती है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट लाई जाती है। सर वो फाइनेंस एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा फटक से आपके नोटबुक में। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसमें ये 2-3 चीजें लिख दीजिएगा। इफेक्टिव, इट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इट कंटेन्स 23 चैप्टर्स, 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। और रूल्स का भी इफेक्टिव डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों ने नोटबुक लाया है? याचना, प्रियंका, अजय, सोहम, पीयू जी, ठीक है, सभी लोग नोटबुक में लिख रहे हैं, अज्यूम करते हैं। वैभव मालविया जी, आदित्य झा जी, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखो बहुत लोगों को नोटबुक मिलने की समस्या हो रही होगी। ठीक है, सो हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो आसपास पड़ोस वाले स्टेशनरी वालों से थोड़ा सा जान पहचान निकाल लीजिएगा, वो आपको दे देंगे। एक 10-12 नोटबुक एक साथ ही खरीद के रख दीजिए। प्रणीता बोरसे जी, प्रिया रस्तोगी, प्रियंका लवर जी, वैभव मालविया जी, ठीक है, सभी का लिख के हो गया। और 30 सेकेंड्स देते हैं, लिख दीजिए। आयुष यादव जी कह रहे हैं सर बुक ऑनलाइन आ रही है। ठीक है बेटा, नोटबुक होना बहुत जरूरी है आपके पास, बिना नोटबुक के इट इज एज गुड एज बिना नोटबुक एंड कैलकुलेटर में, बिना तलवार के, बिना बंदूक के लड़ाई जैसे लड़ी नहीं जा सकती, वैसे बिना नोटबुक और पेन के आपको लेक्चर अटेंड करके मजा नहीं आएगा। ठीक है, आज आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो शुरुआत करते हैं। डन डन हो गया है सबका? हर्षिल, वैशु, लिख दीजिए। हाँ, आज YouTube लाइव का आखिरी दिन है, सो चलो लिख दिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब शुरुआत कर रहे हैं हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। ठीक है, सो ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ये इनकम टैक्स एक्ट की नींव है। ये जो भी हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं,
ये थ्रू आउट योर इनकम टैक्स ये डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स एक्ट को समझने के लिए भी ये डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक चैप्टर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसमें इन सारे शब्दों का बार बार जिक्र होते रहेगा, तो इसलिए यहां पे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, शुरुआत करने से पहले पहला इनकम टैक्स एक्ट का पहला डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले ही बता दे, आप सभी लोग जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उनको खास करके सलाह है कि 11th 12th में आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, और अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों को वो एक ही समझ लेते हैं। तो याद रखना, अकाउंट्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, रादर टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सारे सब्जेक्ट से अलग है। देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो भी डेफिनेशंस दिए होंगे, जो भी वर्ड्स यूज किए होंगे, वो वर्ड्स के उन एक्ट्स में, उन सब्जेक्ट्स में जो मीनिंग है वो इनकम टैक्स एक्ट में सिमिलर नहीं है। ठीक है, सो यहां पे मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। तो इसके लिए डोंट एक्सरसाइज योर जजमेंट वाइल अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्ट। आप खुद का जजमेंट एक्सरसाइज मत करो। आपने जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी है, चाहिए तो उसको भूल भी गए तो भी चलेगा। ठीक है, सो इनकम टैक्स की मीनिंग हर एक चीज के अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, पहला डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इस शब्द को अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। ठीक है, जो करंट ईयर है उसके पहले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में वैसे नहीं है। इनकम टैक्स में उसका मतलब थोड़ा सा अलग है। क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन समझने से पहले, समझ शुरू करने से पहले सर हम डेफिनेशंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कारण क्या है डेफिनेशन डिस्कस करने के पीछे? ओके, डेफिनेशंस डिस्कस करने के पीछे कारण बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से समझ में लेते हो ना, तो इनकम टैक्स के सेक्शंस आपको बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड सेक्शंस में यूज होते हैं। ठीक है, सो सेक्शन में जो भी एक्ट की टर्मिनोलॉजी है ना वही यूज होती है। बहुत लोगों को एक्ट समझना मुश्किल जाता है क्योंकि उनको एक्ट्स के टर्म्स ही पता नहीं होते। जैसे शायद दूषण सर ने भी आपको कोई सब्जेक्ट लॉ का पढ़ाने से पहले बहुत सारी टर्म्स एक्सप्लेन किए होंगे, है ना? ओके, सो इसके पीछे मकसद ये होता है कि ये टर्म्स जो है एक्ट में बार बार आपको परेशान करते रहेंगे, सेक्शंस में परेशान करते रहेंगे, तो इनको पहले से समझ लो, चिंता का विषय नहीं रहेगा आगे। तो शुरुआत करेंगे, और पहली डेफिनेशन ईयर के लिए है। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, कारण बता देते हैं उसके बाद डेफिनेशन भी बता देंगे। मित्रों, जैसे अकाउंट्स हम पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स में इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या बता सकते हो आप मुझे? हाउ डू यू कैलकुलेट इनकम इन अकाउंट्स? हाउ डू यू कैलकुलेट इनकम इन अकाउंट्स? इनकम का कैलकुलेशन कैसे करते हो अकाउंट्स में? इतना मुश्किल भी सवाल पूछा नहीं मैंने। हाँ, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, नहीं। ओके, आपको कितना इनकम हुई, आपको कितनी इनकम हुई ये आपको कब पता चलता है? ड्यूरिंग द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे पता चलता है? क्या बनाते हो आप अकाउंट्स में, उसके बाद आपको पता चलता है आपने? वेरी गुड, बैलेंस शीट बनाने के बाद इनकम कितनी है वो पता चलती है। ओके, और पी एंड एल से क्या पता चलता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन। ओके, चलो। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अकाउंट्स में आप क्या करते हो? साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस एंटर की है, ठीक है, साल के अंत में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हो, लेजर अकाउंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। सही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलता है आपने कितना इनकम कमाया। करेक्ट? ओके, अब अकाउंट्स में जो आप इनकम का कैलकुलेशन करते हो वो किसी ईयर के लिए करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हो, है ना? सो अकाउंट्स में जो है आपका ईयर जो है उसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हो। क्या कहते हो? यू कैलकुलेट इनकम फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। एम आई राइट? ओके, सो अकाउंट्स में आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो सकता है? कब से लेके कब तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट्स में? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। क्या ये बात सही है कि अकाउंट्स में केवल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यही या जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है? जनवरी दिसंबर से दिसंबर तक भी हो सकता है भाई साहब। तो कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च। ओके, सब लोगों ने 11th 12th पढ़ा है? सारे सीएसईटी के बच्चों के लिए मेरा ये सवाल है। सीएसईटी के बच्चे मुझे बताएंगे अकाउंट्स में आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से लेके कब तक होता है? अकाउंट्स में जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से लेके कब तक होता है? फटाफट जवाब देंगे। अकाउंट्स में आपका फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक होता है? सभी लोग जवाब देंगे।
देखो फाइनेंशियल ईयर किसी को पता ही नहीं है। अप्रैल टू मार्च, ओके। मनदीप सिंह जी कह रहे हैं अप्रैल टू मार्च, अनिरुद्ध जी तो सभी लोग अप्रैल टू मार्च, ओके। परिणीता, देन गोकर्णी जी, आदित्य जी, मयांक, मोहित, पीहू, अजय, हर्ष, वापरे। चलो, सभी लोगों का कहना है कि ईयर जो है ना अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं अकाउंट्स में आपने किस किस का काउंटिंग पढ़ा है? शायद आपने प्रोप्राइटरी कंसर्न का काउंटिंग पढ़ा है, पार्टनरशिप कंसर्न का काउंटिंग पढ़ा है ना, प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप। और कुछ बच्चों ने जो सीबीएसई वाले हैं शायद, उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं वो भी पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड आपने ज्यादा साल नहीं हुए हैं क्लियर करके, आपने शायद ज्यादा 1 साल हुआ होगा आपको 12th स्टैंडर्ड क्लियर करके, सीएसईटी वालों। तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए प्रोप्राइटर के लिए कौन सा ऐसा कानून है जो ये कहता है कि प्रोप्राइटर का ईयर अप्रैल से लेके मार्च होना चाहिए? कानून का नाम बताएंगे। प्रोप्राइटर्स के लिए ऐसा कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है जिसने ये बताया है कि उसने अकाउंटिंग में अप्रैल से लेके मार्च का ही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है? आप उस एक्ट का नाम बताने के कष्ट करेंगे। जिन जिन लोगों ने अप्रैल से लेके मार्च ये साल बताया है कि ये 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में फॉलो करना सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। सो ये किस एक्ट में बताया, किस कानून में बताया है, बताइए। प्रोप्राइटर के लिए तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है ना। चलो, सो कानून का नाम बता रहे हैं। अब मैंने कानून का नाम पूछा तो वैशु राजपूत जी कह रहे हैं हम साइंस स्टूडेंट है सर, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करें, अच्छा है आप बच गए, ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं 12th स्टैंडर्ड होके। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये तो बहुत बेसिक सवाल पूछा, मैंने सभी से बेसिक सवाल पूछा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कैसे लोग हैं। तो प्रोप्राइटर के लिए ऐसा कौन सा कानून है जो कहता है कि उसने अप्रैल से लेकर मार्च तक फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है? ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म ने अप्रैल से लेकर मार्च तक का ईयर फॉलो करना है, ठीक है। ये किस कानून में कहा है? कौन सा ऐसा कानून है जो ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड व्हिच हैज टू एंड ऑन 31st मार्च? ऐसे कहने वाला कौन सा कानून है? ओके, अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सर मैंडेटरी नहीं है, वो कंपनीज पे डिपेंड करता है, वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। अनिरुद्ध जी बिल्कुल सही है, ठीक है, इनका जवाब बिल्कुल सही है। मित्रों याद रखना पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है। शायद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पारित हो चुका था, ठीक है। सो हमें ज्यादा एक्ट्स की जानकारी नहीं, जितनी फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट्स हैं उन्हीं की जानकारी है, लेकिन शायद आप लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, के मुताबिक पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके इनके अगर कोई प्रॉफिट शेयर करते तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है ना। ओके, उसी पार्टनरशिप एक्ट में मित्रों पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि पार्टनरशिप फॉर्म शैल फॉलो फाइनेंशियल ईयर व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड व्हिच हैज टू एंड ऑन 31st मार्च। ऐसे कहीं पे भी हिंदुस्तान की पार्टनरशिप एक्ट में कहा नहीं है। प्रोप्राइटर के लिए तो कोई एक्ट ही नहीं है, ठीक है। सो प्रोप्राइटर गया, पार्टनरशिप गया, तो बच्चे कौन? कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में ये कहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर शैल स्टार्ट ऑन 1st अप्रैल एंड एंड ऑन 31st मार्च, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी के लिए भी कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर प्रिस्क्राइब किया गया नहीं है। तो आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो? कोई भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो अकाउंटिंग के लिए, कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी जनवरी से लेकर दिसंबर फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारे दुकानदार लोग अगर जिनकी दुकान है, या आपने देखा होगा कि दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन नए बुक्स ओपन करते हैं। देखो पूजा की जाती है, नई नई किताबें, रेड कलर की बुक्स होती हैं, क्या कहते हैं उसको, खतावनी कहा जाता है शायद, ठीक है। सो खतावनी ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं उसको शायद। ओके चलो, सो ये जिसमें कैश का हिसाब किताब रखा जाता है उसको रोज मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा खाता? बही, बही। चलो मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, चलो। लेकिन हर दिवाली में लक्ष्मी पूजन के वक्त लोग जो है ना वो नया किताब खोलते हैं, उसके ऊपर स्वास्तिक वगैरह निकालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो उनका फाइनेंशियल ईयर लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी पूजन चलता है। इनकी उनकी किताब ओपन होती है लक्ष्मी पूजन के दिन, खत्म भी होती है लक्ष्मी, ठीक है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्रिसमस टू क्रिसमस चलता है, पार्सिन ईयर टू पार्सिन ईयर। तो इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू एक्सेप्ट द डिसाइड देयर ओन फाइनेंशियल ईयर।
तो फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होना चाहिए, आपको पूरा फ्रीडम दिया, सिर्फ कंपनीज के लिए अप्रैल टू मार्च होना जरूरी है, ठीक है। चलो और एक चीज बता दे आपको, हर एक कंट्री का कंपनीज एक्ट अलग है। अगर हम यूके की बात करें, यूके, तो यूके में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। For them, as per their Companies Act, their financial year starts from 1st January and ends on 31st December. Not only in UK, in most of the countries in the entire world, the financial year which is followed is from January to December. But India में अंग्रेजों ने अप्रैल से लेके मार्च तक की अपने को आदत लगा के गए, ठीक है। अब इसके वजह से पूरी वाट लगती है, ठीक है। 9 महीने ये साल के, 3 महीने अगले साल के, यानी ना घर का ना घाट का। अब इसमें भी कंपनीज एक्ट में कोशिश चल रही है चेंज करके जनवरी से दिसंबर ये अपन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करें, यानी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों। लेकिन ये चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि जिस साल में चेंज होगा उस ईयर में साल बीच में ही कटेगा, 9 महीने का साल हो जाएगा, ठीक है। सो ये चेंज थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्द ही ये भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि और एक समस्या है कि अपने और जो फॉरेन कंपनीज हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करते वक्त अपने को फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ता है जनवरी से दिसंबर का इनकम, और उनको प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अभी कंपनीज के साथ अपना जॉइंट वेंचर्स वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसमें ये दिक्कतें आ रही है। तो इसके लिए बहुत जल्दी अपना फाइनेंशियल ईयर भी बदलेगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक अप्रैल से लेकर मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है। बाकी कोई भी एक्ट में कहीं पे भी किसी फाइनेंशियल ईयर के बारे में जिक्र नहीं किया, एक्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ध्यान देकर सुनना। अब इनकम टैक्स एक्ट ने इसलिए सबसे पहले ईयर को डिफाइन किया। क्यों ईयर को डिफाइन किया? क्योंकि अगर हर एक बिजनेसमैन का फाइनेंशियल ईयर अगर अलग रहेगा तो इनकम कैलकुलेट कर, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो पहले इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम किसी ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हर एक का ईयर अलग अलग रहेगा तो फिर गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट कर पाएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई और सबसे पहले ईयर डिफाइन किया। वो बोले आपको अकाउंटिंग के लिए जो करना है वो करो, आप अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर वो रहेगा जो हमने बताया है, ठीक है। जो ईयर हमने बताया वो ईयर का इनकम कैलकुलेट करो, उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेट करके आप हमें भरो, और वो ईयर सभी के लिए यूनिफॉर्म रहेगा, ताकि सभी लोग उस ईयर का इनकम कैलकुलेट करें, वो ईयर खत्म होने के बाद उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेट करके हमें भर दे। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट is the only act which is applicable to all proprietary concerned partnership companies, और इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर बताया गया वो फाइनेंशियल ईयर सभी लोग अकाउंटिंग के लिए भी फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर कहीं पे भी मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया गया है वही लोग अकाउंटिंग के लिए फॉलो करते हैं। तो अब हमें यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा फाइनेंशियल ईयर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट में जो ईयर दिया है दैट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च, 1st अप्रैल ऑफ करंट ईयर एंड एंड्स ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लेकिन 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 ध्यान देकर सुनना है, इनकम टैक्स एक्ट जो है मित्रों, इनकम टैक्स एक्ट ने 2 ईयर डिफाइन किए हैं। कितने ईयर डिफाइन किए हैं? 2। एक ईयर को इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर कहता है, दूसरे ईयर को इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट ईयर कहता है, ठीक है। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है, जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है उनको अभी तक एक ही ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर इज द ओनली ईयर, ये उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है। लेकिन जब मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाता हूं जिसमें मैं जिक्र करता हूं 2 सालों का, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में क्लियर किया कि इनकम टैक्स और अकाउंट्स दोनों भी अलग होते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे, पूरा ध्यान देकर सुनेंगे सब लोग, बस अगले 5 मिनट दीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करंट ईयर की बात करें 21-22, जिसको आप करंट आ रहा है यहाँ पे कुछ, यानी कुछ तो हुआ है। एक सेकंड के लिए पेंसिल जरा कनेक्ट हो रही है, तब तक कोई क्वेरी है? सर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में है तो वो कौन सा फॉलो करेगी? बेटा अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में सब्सिडरी फॉर्म करती है तो उसके लिए इंडियन कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर उनको फॉलो करना पड़ता है। और जब ये फॉरेन कंपनी के यानी जो फॉरेन कंपनी की इंडियन ब्रांच है, ठीक है, वो इंडियन ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन कंट्री में जब कंसोलिडेट किए जाते हैं तो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो वो आएगा अकाउंट्स में, हम आपको पढ़ा देंगे बेटा, चिंता ना करें। ओके Okay, previous year is the year in which tax is calculated and assessment year is in which tax is paid. No बेटा, no. Okay, चलो स्क्रीन, मनदीप सिंह जी कह रहे हैं स्क्रीन गया, नहीं मैंने खिलाया बेटा उसको, मैं लेके आऊंगा, चिंता ना करें।
ठीक है, बैठ जाता हूँ आराम से और स्क्रीन को भी लेके आता हूँ। चलो आ जाओ स्क्रीन, जल्दी आ जाओ। आ गई आपकी स्क्रीन। चलो अब देखिएगा, आयुष जी आप भी ध्यान देके देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, सब लोग ध्यान देके देखिए। देखो अब जैसे करंट ईयर की अगर हम बात करें तो करंट ईयर जो आपका शुरू हुआ है वो 1 अप्रैल 21-22 की अगर हम बात करें तो 21-22 ये जो ईयर है दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 21। युष्मा जी गुड मॉर्निंग बेटा। 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 22 तक चलेगा। ठीक है, सो इस ईयर को आप अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर कहते हो। ठीक है, कृपया ध्यान दें, इस ईयर को आप अकाउंट्स में क्या कहते हो? फाइनेंशियल ईयर। चलो अब पहले अकाउंट्स की भाषा में समझाएंगे और उसके बाद इनकम टैक्स की भाषा में। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 21 को आपका ईयर शुरू हुआ और वो ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 22, 12 महीने का ईयर है। 31 मार्च 22 को जब ईयर खत्म होता है तो क्या 31 मार्च को ही तुरंत ट्रायल बैलेंस बनता है? क्या लगता है आपको? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी समझो आपका ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से जो जो ट्रांजैक्शंस चल रही है अकाउंट्स में वो सारी रोज की रोज आप रिकॉर्ड करते गए। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद 31 मार्च को आपका रात के 12 बजे क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं? ठीक है, रात के 12 बजे तक क्या ट्रायल बैलेंस बन चुका है? रात के 12 बजे तक क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है? रात के 12 बजे तक क्या बैलेंस शीट बन चुकी है? क्या जिस फाइनेंशियल ईयर में ठीक है आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो उसी फाइनेंशियल ईयर में सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए समय लगता है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ईयर खत्म होने के बाद फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शंस का चेकिंग होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया जाता है बताते हैं। ठीक है, कंपनी हो, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन की होगी वो ट्रांजैक्शंस का चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, चेकिंग करने के बाद क्लोजिंग एंट्रीज पास होती है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री होता है, प्रोविजन एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन करने का एंट्री होता है। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती है जो साल खत्म होने के बाद की जाती है। 31 मार्च भले ही बैक डेटेड एंट्री की जाती है, 31 मार्च ये डेट लिख के एंट्री की जाती है, लेकिन ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज होती है साल खत्म होने के बाद। बाद में इनका होता है ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट। ठीक है, ऑडिट अब कंपनी है तो कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है, कंपनी नहीं प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप कंसर्न है, ठीक है, तो उनको भले ही पार्टनरशिप एक्ट में या प्रोप्राइटरी के लिए उन कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे एक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जिसने अगर बताया आपका इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवा के लेना पड़ता है। क्या करवा के लेना है? तो ईयर खत्म होने के बाद इसका ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद कंपनी की केस में फिर शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने के बाद पी एंड एल बैलेंस शीट फाइनल होता है और पी एंड एल बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद शेयर होल्डर्स के सामने पी एंड एल बैलेंस शीट रखा जाता है और शेयर होल्डर ने अप्रूवल देने के बाद इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। सो मित्रों, इसका कहने का मतलब क्या है? 21-22 इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने इनकम कमाया है, ये इनकम का कैलकुलेशन 21-22 में होता ही नहीं है। वो इनकम का कैलकुलेशन अगले साल होता है 22-23 में। तो आपने एग्जैक्ट इनकम कितनी कमाई वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। आपकी एग्जैक्ट इनकम कितनी है वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपका ऑडिट नहीं होता। ठीक है, तो आपकी इनकम फाइनल कब होती है? ओनर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने के बाद। अब वो ओनर कौन हो सकते हैं? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोप्राइटरी के केस में प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स। ठीक है, जब ये फाइनल कर देंगे कि हाँ ये मेरा पी एंड एल फाइनल है, उसके बाद इनकम फाइनल होती है, तब तक इनकम फाइनल होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है उसी ईयर के आखिरी तारीख को आपकी इनकम का कैलकुलेशन कभी भी होता नहीं। हाँ, ये सिर्फ काल्पनिक, अपने को जब 11th-12th में पढ़ाया जाता है ना तो काल्पनिक 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 31 मार्च को पी एंड एल बनता है और पी एंड एल बनाने के बाद इनकम फाइनल होता है। ये काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये बात को आप समझ लिए। चलो, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया यानी कमाया, उसी ईयर में उसका कैलकुलेशन होता नहीं है। तो कैलकुलेशन किस ईयर में होता है? उसके बाद वाले ईयर में। ठीक है, सो उसके बाद वाला ईयर ये है, इस ईयर में इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अब बताओ, आप इनकम एक ईयर में कमाते हो, उसका कैलकुलेशन दूसरे ईयर में करते हो, ये बात से आप संतुष्ट हैं?
ठीक है, वेदर दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई भी ऑनलाइन वालों आपको कोई क्वेरी है क्या, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों आपको इस बात पे कोई क्वेरी है क्या, समझ में आ गया होगा तो कृपया यस 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 टाइप कीजिएगा। अभी तक मैंने किसी भी ईयर का जिक्र नहीं किया, मैंने सिंपल भाषा में समझाया है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, किसी भी शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, और दूसरा ईयर वो होता है जिसमें आप इनकम कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अभी तक हम टैक्स में आए ही नहीं, अभी तक हम अकाउंट्स में हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स खत्म हो गया, यहाँ पे समझा है क्या, यस 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 आ गया, सबका यस आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, तो सभी को समझा। ओके, अब हम आ जाते हैं टैक्स में। अब हम आ जाते हैं टैक्स में। अब सरकार देखो क्या सोचता है। सरकार सोचता है 21 22 में आप इनकम कमाओगे, उसका कैलकुलेशन किस ईयर में करोगे, 22 23। अब इनकम कैलकुलेट होने के बाद ही आप टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स इज ऑन इनकम। तो जब तक इनकम फाइनल नहीं होती तब तक टैक्स फाइनल होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को 21-22 इस ईयर का टैक्स आप किस ईयर में कैलकुलेट करके बताओगे। 21-22 इस ईयर में, जिस ईयर में इनकम कमाया उसी ईयर में हम गवर्नमेंट को बताएंगे हमारी इनकम कितनी है और उसके ऊपर टैक्स कितना है, या अगले साल में बताओगे। यस एग्जैक्टली, सो 21-22 का टैक्स 22-23 में कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होने के बाद गवर्नमेंट को क्या होगा, पे होगा। एकदम सिंपल। तो गवर्नमेंट को टैक्स किस ईयर में मिलने वाला है, सेम ईयर, द ईयर इन विच यू हैव अर्न्ड इनकम, और इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, ऑनलाइन वालों आप भी आंसर देंगे। जिस ईयर में इनकम कमाया उसी ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स मिलने वाला है, या गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव द टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। फटाफट फटाफट ऑनलाइन वालों, सेम ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा या नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। टक 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 टक, शायद नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ चलो, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर में टैक्स मिलने वाला है, वेरी गुड। तो इसलिए ना गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया। गवर्नमेंट बोलता है, देखो गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, गवर्नमेंट बोलता है हमें टैक्स जिस ईयर में मिलेगा ना उस ईयर को हम सबसे पहले भाव देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए। तो इसलिए टैक्स किस ईयर में मिलने वाला है आपको, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स किस ईयर में मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर में। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले नेक्स्ट ईयर को डिफाइन किया। ये जो नेक्स्ट ईयर था ना, नेक्स्ट ईयर था ना, उसको सबसे पहले गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, क्योंकि गवर्नमेंट को उसी साल में पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए उसको डिफाइन करते हुए गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर का नाम दिया। इस ईयर को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, असेसमेंट। सर असेसमेंट ईयर ऐसा नाम क्यों दिया, असेस इस वर्ड का मतलब क्या होता है, असेस का मतलब टू कैलकुलेट, जानना, कैलकुलेट करना, ठीक है। टू असेस मींस टू कैलकुलेट। तो जिस ईयर में आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हो उस ईयर को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, असेसमेंट ईयर। आपका नामकरण हो गया उस ईयर का, ठीक है। सो दिस ईयर वाज डिफाइंड फर्स्ट, ठीक है। गवर्नमेंट क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट खुद के लिए बना रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए आपसे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले खुद का हित देखा, ठीक है। सो इसलिए असेसमेंट ईयर वाज डिफाइंड फर्स्ट। अब देखिएगा, ध्यान देखिए, लेकिन असेसमेंट ईयर में भले ही टैक्स का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, लेकिन वो इनकम, जिस इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन होता है, वो इनकम किस ईयर में कमाई गई है, किस ईयर में है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में इनकम कमाई गई या उसके पहले वाले ईयर में। यानी टैक्स भले आपने 22-23 में कैलकुलेट किया है, लेकिन इनकम किस ईयर में कमाई गई, 21-22। ओ गवर्नमेंट बोलता है यार तो बराबर है, हमें टैक्स तो 22-23 में मिल रहा है, ठीक है, हमने 22-23 को पहले डिफाइन किया है, लेकिन एक्चुअली ये जो टैक्स आ रहा है हमें किस ईयर की इनकम के ऊपर का आ रहा है, पिछले साल की इनकम का आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने 22-23 का डेफिनेशन देने के बाद गवर्नमेंट को लगा अरे यार अपन तो गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, यानी अपन लोगों को ध्यान में ही नहीं लिए। यानी लोग अगर हमें पूछेंगे सर ये टैक्स आप जो ले रहे हो, गवर्नमेंट आप ये जो टैक्स ले रहे हो वो किस ईयर का ले रहे हो, उस ईयर का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो ईयर असेसमेंट ईयर के पहले का है, इसलिए उसको हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर। इसलिए ठीक है, इस ईयर को प्रीवियस ईयर कहने की परंपरा शुरू हो गई। तो एक्चुअली अकाउंट्स में हमारे लिए वो फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन इनकम टैक्स में उसी फाइनेंशियल ईयर को क्या कहा जाता है, प्रीवियस ईयर। तो सर इसका मतलब प्रीवियस ईयर को अगर हमें समझना है, याद रखना है, तो उसको कैसे याद रखें, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में इनकम कमाया जाता है, ठीक है, सिंपल है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, और उस इनकम के ऊपर का टैक्स जिस ईयर में कैलकुलेट होता है उसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट ईयर, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स में डिफाइन करते वक्त सबसे पहले क्या डिफाइन किया है, असेसमेंट ईयर, ठीक है, और उसके बाद क्या डिफाइन किया गया, प्रीवियस ईयर।
सेक्शन का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, वैसे सेक्शन नंबर अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। तो पहला सेक्शन असेसमेंट ईयर का है, दूसरा सेक्शन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, एकदम क्लियर यहां तक? चलो सर, तो आप ये कहना चाहते हो कि इनकम टैक्स ईयर में दो होते हैं, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा दो होते हैं। सर क्या दो होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा दो ईयर होते हैं। सर कौन से दो ईयर? हर एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर होता है। क्या कहा मैंने? हर एक प्रीवियस ईयर का एक क्या होता है? असेसमेंट ईयर। ठीक है, सो अभी एट प्रेजेंट 21-22 इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? जब हम कहते हैं आई हैव अर्न्ड द इनकम इन 21-22, इन विच ईयर विल आई असेस दिस इनकम? 22-23। करेक्ट है ये? चलो मैं अभी आपसे कुछ खेल खेलता हूं, ऑनलाइन वालों आप भी जवाब दीजिए। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर 2015-16? 15-16, 2015-2016 इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या होगा? ओके ओके, सो बताइए फटाफट फटाफट, ऑनलाइन वालों जवाब दे दीजिएगा। प्रीवियस ईयर 15-16 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? सॉरी असेसमेंट ईयर 15-16 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 15-16 का प्रीवियस ईयर विल बी 14-15। वेरी गुड, ओके फाइन। प्रीवियस ईयर 17-18 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर 17-18 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर 17-18 का असेसमेंट ईयर। थोड़ी सी बात पहुंचने के लिए लैग रहता है 10-15 सेकेंड, आधा मिनट का डिफरेंस आता है। ओके सो हाँ, वेरी गुड। देखो अभी आंसर आना शुरू हुए हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो आधा मिनट नहीं रहेगा, 10-15 सेकेंड्स रहेंगे। ओके सो 17-18 का 17-18 का 18-19 ये असेसमेंट ईयर। तो आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो फाइन। सो 2020-21 इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21 इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर, यस यस वेरी गुड, 21-22 होगा। सर ये प्रोसेस जुलाई तक कंप्लीट कर दी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है राहुल जी। ठीक है, सो आपको आगे बताएंगे हम। ईशान जी कह रहे 4 सेकेंड्स रहता है। ओ बेटा ठीक है सर, बेटा 4 सेकेंड्स जाने के लिए और आपका जवाब भी वापस आने के लिए 4 सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड्स होते हैं। ऐसा ही है? ओके 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 ओके, ठीक है, चलो चलो सही जवाब दिया है सभी लोगों ने। अब ये समझ में आ गया सर प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये समझ में आ गया। चलो अब इनका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो डेफिनेशन कंप्यूटर महोदय स्क्रीन के सामने लेके आए। ठीक है, फुल स्क्रीन डेफिनेशन लेके आइए, फुल स्क्रीन डेफिनेशन लेके आइएगा कंप्यूटर महोदय। हाँ, प्रीवियस ईयर क्या होता है? ये कहाँ गए कंप्यूटर महोदय, डेफिनेशन नहीं लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर महोदय को क्या हो गया? कुछ तो हुआ है आज, थोड़ा सा कंप्यूटर ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर महोदय गुस्सा हो गई क्या? कंप्यूटर महोदय कह रहे पार्टी चाहिए। देंगे देंगे, आपको जरूर देंगे। हाँ हाँ, कितने तो पार्टी हैं ली थी, हाँ? भूल गए क्या? चलो सो ओके, चलो चलो चलो। हाँ, तो आ गया डेफिनेशन आपके स्क्रीन के सामने। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। इन अकाउंट्स इट इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स में आप उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। As per Income Tax Act, previous year begins on 1st April and ends on 31st March. हर साल के 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, प्रीवियस ईयर इज हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। सो क्या हमेशा प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का होता है क्या? या वो 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है? ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा हो सकता है क्या?
कम हो सकता है क्या? ओके चलो बता दे, वो भी बता देते हैं, कृपया ध्यान देके सुनना। कृपया सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। जिस ईयर में आप बिजनेस शुरू करते हो, जिस ईयर में आप बिजनेस शुरू कर, उस ईयर में आपका प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। अब जिस ईयर में हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस का सबसे पहला साल याद करो। क्या आप हमेशा जब बिजनेस शुरू करते हो 1 अप्रैल को ही बिजनेस शुरू करेंगे क्या? या साल में कभी भी बिजनेस शुरू हो सकता है? अब किसी ने शुरू किया 2 अक्टूबर को बिजनेस, गांधी जयंती का दिन था। अब उनको लगा कि गांधी जयंती के दिन शुभ होता है तो उसी दिन तारीख को अपन बिजनेस शुरू करते हैं। तो 2 अक्टूबर 2021 को आपने बिजनेस शुरू किया, तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक रहेगा? 2 अक्टूबर से लेके कब तक रहेगा? 2 अक्टूबर से लेके अगले साल के 1 अक्टूबर तक ऐसा रहेगा नहीं। उस तारीख से लेके उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 31 मार्च आता है, तो 2 अक्टूबर 2021 के बाद का 31 मार्च जो है वो 31 मार्च 2022। तो ये केस में आपका प्रीवियस ईयर अक्टूबर से मार्च है, ठीक है? तो द ईयर इन विच यू स्टार्ट द बिजनेस, जिस ईयर में बिजनेस शुरू किया है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस अप टू द सब्सिक्वेंट 31 मार्च आपका पहला प्रीवियस ईयर रहेगा, व्हिच कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। ओके, इन नो सर्कमस्टेंस, ध्यान देके सुनिएगा क्योंकि बहुत लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और वो ये गलती करते हैं। इन नो सर्कमस्टेंस योर प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है? कंपनीज एक्ट में आपका पहला साल 12 महीने से ज्यादा समय का हो सकता है, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में एक तो आपका साल पूरा 12 महीने का होगा, नहीं तो उससे कम का हो सकता है, उससे ज्यादा का अलाउड नहीं। दूसरी चीज, जिस ईयर में आप बिजनेस क्लोज करते हो, जिस ईयर में आप बिजनेस है, तो समझो हमने बिजनेस क्लोज किया 31 दिसंबर 21, इसके बाद हम बिजनेस चलाना नहीं चाहते, ठीक है? 31 दिसंबर 2021 को हमने दुकान शटर डाउन, बिजनेस क्लोज, तो ये हमारा लास्ट ईयर जो है वो कब से लेके कब तक रहेगा? क्या अगर 31 दिसंबर को हमने बिजनेस क्लोज किया तो 31 मार्च तक हमें वेट करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए? नहीं। तो आपका लास्ट ईयर अप्रैल 21 से लेकर दिसंबर 21 तक रहेगा, यानी 9 मंथ्स का ईयर हो गया वो, ठीक है? सो फर्स्ट ईयर इन विच यू स्टार्ट द बिजनेस एंड लास्ट ईयर इन विच यू आर गोइंग टू क्लोज द बिजनेस, और ये 2 साल में आपका ईयर जो है लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है, लेकिन मोर देन 12 मंथ्स का होना अलाउड नहीं, ठीक है? क्लियर हो गया ये? चलो फाइन, दैट्स रियली ग्रेट। ओके चलो खुल जा सिम खुल गई। सो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो बच्चे जून और दिसंबर 2021 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बच्चे जून और दिसंबर 2021 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर जो एप्लीकेबल है वो प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे बच्चे अभी सीएसईटी की एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं, और सीएसईटी की एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया है, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है? अभी जिन्होंने सीएसईटी का एग्जामिनेशन क्लियर किया और दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है, कब अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए जो एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर 2021 है। 2021 यानी which has already started from 1st April 20 and which has already ended on 31st March 21, ये प्रीवियस ईयर होगा आपके लिए, ठीक है? ओके फाइन। अगर आप अगले साल यानी 2022 में अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हो 2022 में, तो आपका प्रीवियस ईयर बदलेगा, ठीक है? सो अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम जब आगे फाइनेंस एक्ट जब बताएंगे ना, तो उसके वक्त चर्चा करेंगे, इसकी अहमियत आपको तब समझ में आएगी, ठीक है? सो फिलहाल तो आप समझ लीजिएगा, आपके लिए दिसंबर में जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है, दिसंबर में जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है? और उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21 22। ओके, लेकिन सर जो 2022 में एग्जामिनेशन देने की मंशा रखते हैं उनके लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? उनके लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर होगा 21 22, और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22 23। सर हर एक प्रीवियस ईयर के प्रोविजन अलग होते हैं क्या? जी हाँ। ओके चलो, सो मैं दोनों प्रीवियस ईयर के आपको प्रावधान बताने वाला हूं, चिंता ना करें, ठीक है? चलो सो ध्यान देके सुनिएगा। अब आगे असेसमेंट ईयर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। It is the year in which income tax, it is the year in which income and tax on income is assessed, that is calculated. असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में इनकम और इनकम के ऊपर का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? As per Income Tax Act, assessment year begins on 1st April, ends on 31st March of the year following the previous year.
प्रीवियस ईयर के बाद जो ईयर आता है उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहले प्रीवियस ईयर आता है, बाद में असेसमेंट ईयर आता है, लेकिन डेफिनेशन पहले किसकी दी गई है, असेसमेंट ईयर की, और बाद में प्रीवियस ईयर। ओके, इट मींस in the previous year we earn the income, and the assessment year will calculate income as well as tax on income. For June and December 21 exams, the applicable assessment year is 21-22, previous year 20-21, assessment year 21-22। यहां तक का डिस्कशन समझ में आ गया। अब देखो एक चीज आपके लिए लिख के लाए हैं, हर एक प्रीवियस ईयर का दूसरा असेसमेंट ईयर होता है। क्या ये बात आपको कबूल है? कबूल है? ठीक है, जिनको ये बात कबूल है वो कृपया कबूल है कबूल है कबूल है करके टाइप कर दीजिए, एक ही बार टाइप कीजिएगा। ओके, क्या आपको ये बात कबूल है? हर एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर होता है, हर एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर होता है। यानी क्या हम ये भी कह सकते हैं हमेशा 2 साल होते हैं इनकम टैक्स में, हमेशा 2 साल होते हैं। एक प्रीवियस ईयर, एक को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और दूसरे को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। राहुल गांधी जी को कबूल है, मनदीप को भी कबूल है, प्रिया, परिणीति, हर्ष, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका नाम है फाइनेंस एक्ट। जैसे कि मैंने बताया मित्रों, चलो ये समझ में आ गया कि इनकम टैक्स का में ईयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, और किस ईयर में क्या किया जाता है ये भी समझा। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है और उसका कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होता है, टैक्स का कैलकुलेशन भी असेसमेंट ईयर में होता है, ये दिमाग में एकदम क्लियर। अब जब हम कहते हैं कि हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब ध्यान देके सुनिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुरंत शुरू हो गया। जब हम कहते हैं कि हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम, इनकम इनटू टैक्स रेट, दिस इज हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड, इनकम इनटू टैक्स रेट, दिस इज हाउ टैक्स इज। तो जब हम कहते हैं हमारा इनकम 10 लाख है, कितनी इनकम है, और टैक्स का रेट समझो 20% है एग्जांपल के तौर पे, तो 10 लाख के 20% टैक्स कितना आएगा, 2 लाख रुपया टैक्स आएगा। तो टैक्स के कैलकुलेशन के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है इनकम कैलकुलेट करना और दूसरा होता है टैक्स रेट, ठीक है। सो इनकम और टैक्स रेट, ये दोनों समझने के बाद ही आप टैक्स का कैलकुलेशन कर पाओगे। क्लियर ये बात? अब आगे सुनो, क्या इनकम का कैलकुलेशन तो हमें सीखना है, इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। इनकम टैक्स एक्ट में सबसे ज्यादा सेक्शन जो है ना वो इनकम के कैलकुलेशन के लिए है। किसके कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा सेक्शन, इनकम, ठीक है, वो बाद में। पहले हम ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या टैक्स रेट्स हर साल सेम रहते होंगे, क्या हर साल टैक्स रेट सेम रहते होंगे या हर साल टैक्स रेट्स बदलने हैं? सरकार हर साल टैक्स रेट्स बदलता है। सर क्यों बदलता है, क्या कारण है? कारण बहुत सिंपल है, हर साल आप लोगों की जरूरतें बदलती हैं, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बदलते हैं। गवर्नमेंट को हर साल खर्चा जो है ना ज्यादा ही करना पड़ता है। जैसे पिछले साल कोविड का ज्यादा टेंशन नहीं था, ये साल तो उससे ज्यादा टेंशन आ गया, ये साल में कोविड की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बदलेगा। तो हर साल के टैक्स रेट्स क्या होते हैं, अलग अलग। सर ये टैक्स रेट्स में बदलाव कहां किए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट में, AFA, एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट होता है, उस एनुअल फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट्स मेंशन किए जाते हैं। Hence the tax rates for every previous year are different. हर एक प्रीवियस ईयर के टैक्स रेट्स अलग है, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उसी फाइनेंस एक्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एक्ट, पहले ये बता दे, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, हर एक चीज बताएंगे, बस ध्यान देकर सुनिएगा मित्रों। पहले आपको इसको समझना है तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट। 5 मिनट दें आप मुझे ये समझाने के लिए, 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद फाइनेंस एक्ट आपके दिमाग के अंदर जाएगा, जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चला गया। ओके मित्रों, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का खुद का भी बहुत सारा खर्चा होता होगा, है ना। गवर्नमेंट, जैसे हमें हमारा घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही गवर्नमेंट को देश चलाना है तो देश चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती होगी। अब हम किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जरा बता सकते हैं आप? यस, इनकम टैक्स किस गवर्नमेंट का लेवी है,
इनकम टैक्स इज द लेवी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो किसके ऊपर करता है? स्टेट के ऊपर, लोकल लोगों के ऊपर, या पूरे देश के ऊपर? तो यहाँ पे बात चल रही है पूरे देश की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर कंट्री, इंडिया को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते होंगे, ठीक है, और ये खर्चे बीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है ना हर साल ईयर शुरू होने से पहले बजट बनाता है। क्या बनाता है? बजट। सर व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट इज एन एस्टीमेट। बजट इज एन एस्टीमेट। एस्टीमेट किस चीज का? कि आने वाले समय में अपने एक्सपेंडिचर कितने होंगे, आने वाले समय में अपने क्या कितने होंगे, और आने वाले समय में अपनी इनकम कितनी होगी। ओके, ये जो बजट बनाया जाता है वो कब बनाया जाएगा? साल खत्म होने के बाद या साल शुरू होने से पहले बनाना चाहिए। जैसे आपके घर में भी पापा जो है ना हमेशा महीना शुरू होने से पहले ही बजट बना लेते हैं। पहले पूछेंगे बाबा आप सीएसईटी पास हो चुके हो तो आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने वाले हो तो फीस कितनी रहेगी बताइए, क्योंकि ये महीने अगर हमें फीस पे करनी है तो फीस पे करने के लिए पहले इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है, पहले घर का किराया देना पड़ता है, ठीक है, राशन पानी का खर्चा होता है, सभी के लिए उन्होंने हिसाब लगा के रखा होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपन अंबानी के फैमिली में पैदा हुए हैं तो एक हाथ 2 5 10 100 करोड़ 200 करोड़ हर महीने अपने आते रहते हैं, तो अपने को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, आने दो पैसा जाने दो पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वाला तो अपना है नहीं। अपने को हर महीने को एकदम कट टू कट चलना पड़ता है। तो इसलिए पापा आपसे पहले ही पूछते हैं महीने के पहले में, ठीक है, कि ये महीने में कितने खर्चे होने वाले हैं, अपनी इनकम इतनी है खर्चे इतने, तो फिर कैसे हिसाब बिठाएंगे, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट का ईयर भी शुरू होता है 1 अप्रैल को। गवर्नमेंट का ईयर भी कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे अब करंट ईयर की अगर हम बात करें, करंट ईयर जिस ईयर में हम है वो ईयर है 21-22, करेक्ट। करंट ईयर जो चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है? 21-22। तो गवर्नमेंट का 21-22 ये ईयर कब से शुरू हुआ होगा? फटाफट बता दीजिए। 21-22 ये ईयर गवर्नमेंट का कब शुरू हुआ होगा? ऑनलाइन वालों आप भी जवाब दे सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट का ये जो ईयर है, ओके, गवर्नमेंट का ये जो ईयर है ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 21, खत्म कब होगा? 31 मार्च 22, बराबर। चलो अब ये जो ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऑल्सो फॉलोज द ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। गवर्नमेंट का भी ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक रहता है, ठीक है। सो 21-22 ये फाइनेंशियल ईयर है। अब ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया था एक्सपेंडिचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 लाख करोड़। कितने का एक्सपेंडिचर एंटिसिपेट किया है? 35। अब गवर्नमेंट को ये सोचना है कि आने वाले साल में अगर 35 लाख, में एक्चुअल फिगर्स बता रहा हूं आपको, ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, ठीक है। सो अगर कल मुझे समय मिलता है तो मैं आपको बजट भी ओपन, कल नहीं, कल तो कोई लेक्चर नहीं है, मंडे को जब हम मिलेंगे, ठीक है, सो मंडे के सत्र में मैं आपको बजट ओपन करके दिखाऊंगा 21-22 इस ईयर का, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना था। तो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख करोड़ इतना गवर्नमेंट का खर्चा है। तो 35 लाख करोड़ का खर्चा मीट करने के लिए गवर्नमेंट को इनकम भी तो आना चाहिए, ठीक है। सो इनकम कैसे आएगा? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टैक्सेस। कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट करता है? कुछ डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, कुछ कौन से टैक्सेस कलेक्ट करता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में भी कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा? इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि 21-22 इस ईयर के 21-22 इस ईयर में लोग कितना इनकम कमाएंगे? ये तो ईयर खत्म होने के बाद पता चलता है, और उसके बाद इस इनकम के ऊपर लोग कितना टैक्स भरेंगे वो भी कब पता चलेगा? ईयर खत्म होने के बाद, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट स्टार्टिंग में इसका क्या करता है? एस्टीमेट। क्या करता है गवर्नमेंट? ओके, अब वो एस्टिमेट करने के लिए गवर्नमेंट आप सभी लोगों की इनकम का एस्टिमेट करता है। सभी लोगों की किसका एस्टिमेट करता है? इनकम। और इनकम का एस्टिमेट किया जाता है इनटू, ठीक है, टैक्स रेट। अब ये गवर्नमेंट को टैक्स रेट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट कब टैक्स रेट डिसाइड करता है? गवर्नमेंट टैक्स रेट डिसाइड करता है ईयर शुरू होने से पहले, बजट में। जब आपके सामने बजट रखा जाता है ना, ठीक है, बजट अब ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो बजट कब प्रेजेंट होता है? बजट प्रेजेंट होता है फरवरी के पहले तारीख को, फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी। पहले वो प्रेजेंट होता था लास्ट डेट ऑफ फरवरी। अब पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने बदलाव लाके, ठीक है, बोला कि फिर लेट हो जाता है, अपन फरवरी के पहले तारीख को ही बजट प्रेजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, सो 1 फरवरी 2021 को बजट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, बजट 2021। अब बजट अलग अलग प्रकार के होते हैं।
ठीक है, कुछ बजट, रेलवे का बजट अलग होता है, डिफेंस का बजट अलग होता है, हर एक चीज का बजट अलग होता है। तो रेलवे बजट अलग होता है, डिफेंस का बजट अलग होता है, हर एक बहुत सारे बजट्स होते हैं। उसमें से सबसे फादर ऑफ ऑल बजट्स इज फाइनेंस बजट। फादर ऑफ ऑल बजट इज फाइनेंस बजट, सबसे पहले वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो ये जो फाइनेंस बजट है, फाइनेंस बजट फरवरी के पहले तारीख को फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस बजट जो 2021 में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फाइनेंस बजट 2021। अब उस फाइनेंस बजट में आने वाले साल की, आने वाला साल कौन सा है, आने वाला साल कौन सा है, 21-22, इस साल की पूरी इनकम का एस्टीमेट और एक्सपेंस का एस्टीमेट गवर्नमेंट दिखा देता है। एस्टीमेट होता है क्योंकि ये ईयर अभी तक शुरू हुआ, ईयर शुरू होने से पहले ही हम एस्टीमेट अंदाजा लगा रहे हैं, इतना टैक्स आ सकता है, इतने हमें खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो ये बजट में ही प्रेजेंट होता है। अब जब ये बजट में प्रेजेंट होता है तो बजट में एक बिल होता है जिसका नाम लिखा जाता है फाइनेंस बिल 2021। फाइनेंस बजट 2021 में एक बिल होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल के अंदर जो जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाली है उसका एस्टीमेट दिया जाता है, और वो एस्टीमेट देते वक्त इस फाइनेंस बिल में टैक्स के रेट्स डिसाइड होते हैं। फाइनेंस बिल में किसके रेट्स डिसाइड होते हैं, टैक्स के रेट्स, कि आने वाले साल में गवर्नमेंट आपसे कितना रेट से टैक्स लेने वाला है। ठीक है, अब इसको मैंने बिल क्यों कहा, क्योंकि अभी ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है, ये पार्लियामेंट में क्या हुआ है, प्रेजेंट। बाद में इसके लिए लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, राज्यसभा में प्रेजेंट होगा, और बाद में दोनों ने अप्रूवल देने के बाद, प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद फाइनेंस बिल क्या बनेगा, फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो अभी तक ये फाइनेंस बिल है। ठीक है, ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट करने का काम जो होता है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ये फाइनेंस बिल लेके आते हैं लोकसभा में, लोकसभा के सामने 1 फरवरी को, ठीक है, टेलीविजन पे आप ये फाइनेंस बजट, ठीक है, हमेशा हर एक न्यूज चैनल पे 1 फरवरी को ये हर एक न्यूज चैनल पे इसी की चर्चा होती है। निर्मला, अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला देवी जो है, ठीक है, वो फरवरी के 1 तारीख को फाइनेंस बिल लेके आए थे। ठीक है, ये स्पीच बहुत ही, यानी इसमें इसके फायदे क्या क्या है, कौन कौन लोग ये पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हर साल का वन ऑफ द हिस्टोरिक डे होता है। ठीक है, न केवल जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए, बल्कि जो शेयर्स में डील करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, पूरे देश के लिए ये दिन के ऊपर न केवल देशवासियों की नजर रहती है बल्कि बहुत सारे विदेशी लोगों की भी नजर रहती है। ऑल द कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन इंडियाज बजट। सभी लोग हिंदुस्तान के बजट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का बजट वन ऑफ द लार्जेस्ट 35 लाख करोड़ का बजट है ये। ठीक है, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनने की कुछ सालों में क्षमता रखती है, और इसके वजह से इंडिया से बहुत लोगों को बिजनेस जनरेट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप लोगों को धीरे धीरे मैं समझाऊंगा क्या है चीजें क्या नहीं। ठीक है, आप लोगों को बहुत कम चीजें पता है तो धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिएगा हर साल बजट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप लोग भी इसके ऊपर नजर रखेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वो चीजें भी आप टैक्स के लेक्चर खत्म होने तक सब समझ लोगे। ठीक है, सो फाइनेंस बजट प्रेजेंट होगा, फाइनेंस बजट में क्या होगा, फाइनेंस बिल, वो फाइनेंस बिल पास होने के बाद क्या बनेगा, फाइनेंस एक्ट। अब समझो फाइनेंस एक्ट 2021 जो पास हुआ, कौन सा एक्ट पास हुआ, फाइनेंस एक्ट 2021। ये फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स रेट्स मेंशन किए गए, कृपया ध्यान देकर सुनिएगा, ये फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स रेट्स मेंशन किए वो टैक्स रेट्स किस ईयर के लिए एप्लीकेबल है, किस ईयर के लिए एप्लीकेबल हो गए, आने वाले ईयर के लिए। आने वाला ईयर कौन सा है, 21-22। 21-22 तो प्रीवियस ईयर बनेगा, उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर होगा 22-23। इसलिए जब भी लिखा जाता है ना वो फाइनेंस बिल के नीचे ऐसे लिखा जाता है, फाइनेंस बिल 2021 एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। गवर्नमेंट अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर का जिक्र करती ही नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जब ये बिल प्रेजेंट होता है, एक्ट प्रेजेंट होता है, इकोनॉमिक टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर में फाइनेंस एक्ट प्रिंट होता है हमेशा। जिस दिन बजट अनाउंस होगा, बजट स्पीच होगा, उसके दूसरे दिन पूरे इकोनॉमिक टाइम्स पे पूरा फाइनेंस बिल प्रिंट होकर आता है। ठीक है, तो वो फाइनेंस बिल 2021 उसके नीचे लिखा होता है एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर डैश डैश। उसमें प्रीवियस ईयर का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कौन सा ईयर रिलेवेंट है, असेसमेंट। गवर्नमेंट बोलता है प्रीवियस ईयर में हमारा कोई रोल ही नहीं है, प्रीवियस ईयर आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए कौन सा ईयर रिलेवेंट है, असेसमेंट।
तो गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे ना इनकम टैक्स का, तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज एज पर दिस फाइनेंस एक्ट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर दिस असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट कहीं पे भी प्रीवियस ईयर को भावी देती नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मित्रों सुनिएगा, ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है। आखिरी स्टेटमेंट बताते हैं और उसके बाद लेक्चर की करते हैं समाप्ति। तो मित्रों अगर हम कहते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 ये ऑलरेडी पास हो चुका है, फरवरी 21 में ये पास हो चुका है, तो फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल फॉर विच प्रीवियस ईयर? 21-22। इट इज एप्लीकेबल फॉर विच असेसमेंट ईयर? 22-23, ठीक है, सही है। अब मित्रों ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन 2022। हमारी इंस्टीट्यूट एक साल पीछे चलती है, तो जो बच्चे 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 2022 में आपकी एग्जीक्यूटिव की एग्जामिनेशन 2 बार होती है, जून 2022 में एक बार होगी और दिसंबर 2022 में, सही है मित्रों। मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगले साल जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए फाइनेंस एक्ट है, लेकिन सर 2021 में जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है, 2021 यानी जून 2021 एज वेल एज दिसंबर 2021, इसमें जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है सर? उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फॉर विच प्रीवियस ईयर? 20-21। विच असेसमेंट ईयर? 21-22। ये क्लियर है बराबर। तो हम जो अभी प्रोविजन पढ़ने जा रहे हो फाइनेंस एक्ट 2020 के प्रोविजन पढ़ने में, तो यानी कहने का तात्पर्य ये है, याद रखना, दिसंबर में जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं वो उनका पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा फाइनेंस एक्ट 2021 का, क्योंकि अभी आप फाइनेंस एक्ट 2021 के प्रावधान पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020 के प्रावधान पढ़ेंगे। अभी आप किस फाइनेंस एक्ट के प्रावधान पढ़ेंगे? फाइनेंस एक्ट 2020 के। अब ये प्रावधान पढ़ने के बाद, ठीक है, आप तुरंत तो ये जून वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे जो पोस्टपोन होकर अगस्त में आएगा, वो तो आप दे नहीं पाएंगे। आप देंगे कौन सा अटेम्प्ट? दिसंबर का अटेम्प्ट दे दिया, पास हो गए, अच्छी बात है। नहीं हुए तो आपका ये फाइनेंस एक्ट खत्म। फिर आपके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? 21। सर इसके टैक्स रेट्स अलग हो सकते हैं, इसकी प्रोविजन क्या है सर? क्या आप हमें पढ़ाओगे क्या? यानी सर अभी आप जो पढ़ा रहे हो 2020 पढ़ा रहे हो, फाइनेंस एक्ट 2000, इसकी हमने फीस भी भर दी है सर। सर आपसे अगर हमें ये भी फाइनेंस एक्ट पढ़ना है तो इसका अलग से फीस देना पड़ेगा क्या? यानी सर मन में सवाल ऐसा है, दिसंबर हम पास नहीं हो पाते या दिसंबर की एग्जामिनेशन हम नहीं दे पाते, तो हमें अगले साल की जून की एग्जामिनेशन देनी है, अगले साल की दिसंबर एग्जामिनेशन देनी है, तो सर हम ये फाइनेंस एक्ट किससे पढ़े? क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? क्या एक फीस में मैं आपको दो फाइनेंस एक्ट पढ़ाऊंगा? क्या ऐसी गलती मैं करूंगा? हिंदुस्तान की कोई भी क्लास ऐसी गलती करती है नहीं है। वो सारे के सारे आपको कौन सी फाइनेंस एक्ट पढ़ाएंगे? 2020। फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना है तो उसका फीस अलग देना पड़ेगा, तो मैं भी वैसे ही करूंगा। इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो भाई साहब? नहीं नहीं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, चिंता मत करो, मैं आपसे दोबारा फीस नहीं लूंगा। मैं आपको पढ़ाते वक्त ही फाइनेंस एक्ट 2020 एज वेल एज फाइनेंस एक्ट 2021 की प्रावधान पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आपको अगले 3-4 अटेम्प्ट तक टैक्स की दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता आप 3-4 अटेम्प्ट दे, लेकिन बैकअप होना हमेशा अच्छा है, ठीक है। सो एक ही बार फीस भरो, दो फाइनेंस एक्ट के मजे लो, ठीक है। सो चिंता ना करिए, मैं आपको दोनों फाइनेंस एक्ट के प्रावधान बता दूंगा, ठीक है। चलो, सो बहुत लोग बोलते हैं कि अमेंडमेंट हम आपको बाद में देंगे, लेकिन अपनी क्लास में वैसे नहीं होता है, अमेंडमेंट आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। सो फाइनेंस एक्ट 2021 हमारे पास पूरा रेडी है। निर्मला देवी ने जिस दिन स्पीच अनाउंस किया और दूसरे दिन जैसे ही इकोनॉमिक टाइम्स में ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ही हमने नोट्स अमेंड करना शुरू कर दिए थे, तो निश्चिंत रहिएगा, आपको दोनों फाइनेंस एक्ट के प्रावधान मिलने वाले हैं। ओके, सो प्रणव, अभी किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो कृपया पूछ लीजिएगा, कृपया पूछ लीजिए, कोई डाउट्स है, क्वेरीज है। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा मंडे के दिन होगी, कल आपका कोई लेक्चर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर वालों फटाफट अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लो, मंडे से हम यूट्यूब पे नहीं दिखने वाले आपको, लेक्चर्स के लिए हम दिखेंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा, और तब का टाइमिंग भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ज्यादा समय का लेक्चर्स होगा, ठीक है। देखो लाइव
जो लेना चाहते हैं लाइव वालों की प्रक्रिया अलग है, रिकॉर्डेड वालों की प्रक्रिया अलग होती है। सो लाइव वालों, जिनको लाइव देखना है कृपया संपर्क कीजिएगा क्लास के नंबर पे, और जिनको लाइव क्लास देखनी है, ठीक है, लाइव क्लास देखने वालों आप संपर्क करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्लास ऑफिस में बता दीजिएगा। लाइव वालों के लिए अलग से सॉफ्टवेयर भी मिलता है लाइव क्लास देखने वालों को। ओके चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। नो सर, ऑल क्लियर। सर लाइव क्लास कहाँ होगी? लाइव क्लास का सॉफ्टवेयर अलग है, उसके लिए ऑफिस के नंबर पे संपर्क कीजिएगा। हाँ सारे क्लासेस है, इसके बाद के सारे क्लासेस, आज के दिन सारे क्लासेस होने वाले हैं। मजा आ गया सर, थैंक यू गौरव जी, ठीक है, थैंक्स मत कहना बेटा, कैडबरी भेज देना, एड्रेस तो आइकन का आपके पास है ही, ठीक है, सो कैडबरी भेज सकते हो आप हमें। चलो फाइन, कोई क्वेरी नहीं है तो आज का ये सत्र, ओके आज का ये सत्र सर 1 फरवरी 21 को आ रहा, तो अप्लीकेबल तो 21-22 होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल बेटा, फरवरी 2021 में जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, फरवरी 2021 में, देखो यहां पे लिखा है फरवरी 2021 में जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। एमसीक्यू बुक मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी बेटा, वो फाइनेंस एक्ट के साथ ही अमेंड हो जाती है। ओके आयुषी, इसका मतलब दिसंबर में कम से कम टैक्स तो पास करना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा, लेकिन एक सब्जेक्ट पास नहीं होता, अगर एक सब्जेक्ट को पास करना है तो आपको बता दे, आपको 60 या 60 प्लस मार्क्स आना जरूरी है, प्लस बाकी सब्जेक्ट में मिनिमम कितना है 25, कितना है, नहीं बाकी सब्जेक्ट में देखो सुनिएगा, एग्जाम्शन अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती बहुत बच्चों को, ठीक है, देखो अगर आप किसी सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क स्कोर करते हो और बाकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते तो वो सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है, दोबारा देने की जरूरत, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि बचे हुए उस ग्रुप के बचे हुए सब्जेक्ट में मिनिमम 25 या उससे ज्यादा मार्क आने चाहिए, यानी समझो आपका सब्जेक्ट 1 2 3 4 ये 3 सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में 20 मार्क, बाद 50 60 60, ऐसे अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं तो कुल मिला के मार्क्स कितने होंगे आपके, या समझो 70 70, यहाँ पे 70 70 50 20 ऐसे मार्क्स मिले हैं, तो आपकी टोटल कितनी आ गई 210, तो आपका एग्रीगेट कंप्लीट हुआ है लेकिन स्टिल यू आर फेल, ठीक है, फेल भी हो जाओगे, और ये दो सब्जेक्ट में जो आपको 60 प्लस मार्क्स मिले हैं वो एग्जाम्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम्शन पाने के लिए दो कंडीशन है, ठीक है, सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा मार्क होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 25 मार्क होने जरूरी है, कितने मार्क्स 25, तो अगर इसमें आपको 25 मार्क्स मिले और आपकी टोटल 215 हो गई समझो, ठीक है, तो भले ही आप फेल हो लेकिन आपको ये दो सब्जेक्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो पता नहीं होती है, ठीक है, सो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं मुझे टैक्स का ही पेपर क्लियर करना है, तो बाकी 3 पेपर छोड़ देते हैं, टैक्स का पेपर जाके लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, टैक्स के पेपर में 80 मार्क्स आ जाते हैं, नीचे रिजल्ट फेल भी और इसका एग्जाम्पशन भी गया, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है, चलो और एक एडिशनल चीज बता देते हैं, अब थोड़ा सा टाइम है तो आपको समझो 1 2 3 4, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, पहले सब्जेक्ट में आपको मिले 30 मार्क, इसमें मिले 40 मार्क, ठीक है, इसमें मिले 65 मार्क और इसमें मिले 59 मार्क, तो आपको कितने सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिलेगा, ये एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं, अगर दो सब्जेक्ट की मिलके टोटल 120 हो जाती है तो आपको दो सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिल जाता है, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, सो दो सब्जेक्ट की मिलके टोटल अगर आपकी 120 हो जाती है तो ऐसे केस में आपको दो सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पशन मिलता है, यस, ठीक है, यस, ठीक है, चलो सर ये बात पता नहीं होती तो इसलिए मैंने बता दी, मैंने सोचा थोड़ा बता दे आपको, आपके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है हर एक सब्जेक्ट, तो इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, बैलेंस्ड प्रिपरेशन होना चाहिए, बच्चे एक सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, जैसे बहुत लोगों को सीला या फिर टैक्स या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी में प्रिपरेशन करते हैं, बाकी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन नहीं करते तो फंस जाते हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को आप भाव दीजिएगा, चलो शायद सर राहुल गांधी जी कह रहे हैं सर टैक्स में 90 स्कोर करेंगे बेटा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 90 स्कोर करते हो तो, ठीक है, सो अपना हाईएस्ट जो है वो
अभी तक 88 या 90 के आसपास का ही आई थिंक, ठीक है, 88 या 90 मार्क्स स्कोर किया है। तो अगर आप उसको क्रॉस कर देते हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें बेटा। चलो, वैसे बहुत सारे बच्चों को 70s 80s में मार्क्स आ जाते हैं हर अटेम्प्ट में। अगर आप उसको पार कर देंगे तो हमारी तरफ से हम आपको कैडबरी भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।